हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, प्रोटीन के दूसरे एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के डीएल विन्यास। इसके बाद देखेंगे अल्फा एमिनो अम्ल में कितने प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, उनमें कौन से अम्लीय होते हैं, कौन से क्षारीय होते हैं, कितने उदासीन होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, एमिनो अम्ल के प्रकार। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, पेप्टाइड्स या पेप्टाइड बंध, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या जानेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स जानेंगे। तो आज के एपिसोड में आपको इतने टॉपिक्स मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आपका फिर शुरुआत क्या हो जाएगा, प्रोटीन का। तो कम से कम पहले इतने टॉपिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले शुरुआत होती है अल्फा एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले डी और एल विन्यास की संरचना लिखिए। तो आइए सबसे पहले उस प्रश्न का जवाब जानते हैं, प्रश्न सहित उत्तर भी देखते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न है इसमें अल्फा एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले डी व एल विन्यास की संरचना बनाइए। क्या आपका प्रश्न है? प्रश्न है कि अल्फा एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले डी और एल विन्यास का क्या बनाइए, संरचना बनाइए। तो इसमें डी और एल विन्यास का मतलब क्या होता है, यदि आपका NH2 समूह दाईं तरफ होता है तो उसे डी विन्यास कहते हैं, और यदि आपका एल NH2 समूह बाईं तरफ होता है तो उसे हम लोग एल विन्यास कहते हैं। डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता है अर्थात राइट होता है, जबकि एल का मतलब लीवो होता है अर्थात क्या होता है, लेफ्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह को देखते हैं, यदि वह दाएं रहा तो डी हो जाएगा, और यदि वही मिरर इमेज में बाएं चला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल विन्यास कहते हैं। आइए वो देख भी लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, COOH समूह होगा, कार्बन से क्या जुड़ा होगा, NH2 समूह जुड़ा होगा, फिर इससे क्या जुड़ा होगा, R जुड़ा होगा। इसी से फिर आपका दूसरी संरचना बनता है क्या, COOH C। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, NH2, और यहाँ हो गया R। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो NH2 समूह है वो कहाँ है, दाएं तरफ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डी विन्यास कहते हैं। और जो आपका यहाँ NH2 समूह है वो कहाँ है, बाईं तरफ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एल विन्यास कहलाएगा। जिसमें आपको अल्फा एमिनो अम्ल के सामान्य सूत्र बताए गए, तो उस सामान्य सूत्र की सहायता से डी और एल विन्यास को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिनमें ये आपके प्रदर्शित किए गए हैं। अगर दाईं तरफ होता है तो डी विन्यास कहते हैं, और यदि बाईं तरफ होता है तो क्या होता है, एल विन्यास होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये कैपिटल डी नहीं बल्कि स्मॉल डी होते हैं, इसलिए स्मॉल डी, और ये क्या होता है, स्मॉल एल होता है। तो यहाँ भी चेंज कर लेंगे, स्मॉल डी और स्मॉल एल के रूप में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा। तो ये रहा एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले डी और एल विन्यास। इसके बाद हम लोगों का क्या आता है, तो आता है प्रकृति में पाए जाने वाले कितने अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकृति में पाए जाने वाले कुल अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है, जबकि खोजी गई कितनी है, 25 है। तो 25 अल्फा एमिनो अम्ल अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 अल्फा एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जो आपके कहां पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। और जितने भी आपके प्रकृति में आपके अल्फा एमिनो अम्ल पाए जाते हैं वे सभी किस विन्यास के होते हैं, तो याद रखिएगा, एल विन्यास के होते हैं। और इतना ही नहीं, प्रोटीन के निर्माण में भी जितने अल्फा एमिनो अम्ल का प्रयोग होता है वे सभी आपके किस विन्यास के होते हैं, याद रखिएगा, एल विन्यास के होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो चीजें भी आपका मेंशन किया जा रहा है कि क्या, कि अल्फा एमिनो प्रकृति में या कहा, प्रोटीन में, प्रकृति में या प्रोटीन में पाए जाने वाले अल्फा एमिनो अम्ल एल विन्यास के होते हैं, एल विन्यास
के होते हैं। अर्थात चाहे प्रकृति से आप अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त करें और चाहे आप प्रोटीन के निर्माण में अल्फा एमिनो अम्ल का प्रयोग करें, दोनों स्थितियों में जो अल्फा एमिनो अम्ल प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है, तो वह आपका एल विन्यास का अल्फा एमिनो अम्ल होता है। इसी के जस्ट बाद हम लोग अब दूसरे प्रश्न को देखने वाले हैं, क्या कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुल अल्फा एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो वो भी देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, क्या प्रकृति में पाए जाने वाले अल्फा एमिनो अम्ल की संख्या बताइए। अर्थात अल्फा एमिनो अम्ल में जो आपके प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है और उन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं, तथा उनके प्रकार को भी समझाइए। तो ये रहा प्रश्न और ये रहा उसका उत्तर, क्या प्रकृति में पाए जाने वाले अल्फा एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले अल्फा एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। वो चीजें मैं आपका लिख दे रहा हूं, 20 अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। और जो ये 20 अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं ये अपने समूह के उपस्थिति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, जिनमें पहला आपका कौन सा आता है, तो पहला आपका आता है क्या, अम्लीय अल्फा एमिनो अम्ल। दूसरा क्या आता है, क्षारीय अल्फा एमिनो अम्ल। और तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है उदासीन अल्फा एमिनो अम्ल। अर्थात जो 20 अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं इनमें 3 प्रकृति के अल्फा एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, अम्लीय पाया जाता है, क्षारीय पाया जाता है और उदासीन पाया जाता है। ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन किसके कारण होता है, तो अल्फा एमिनो अम्ल में उपस्थित 2 समूह के कारण होता है। क्योंकि अल्फा एमिनो अम्ल में 2 क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, एक NH2 समूह पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, COOH समूह पाया जाता है। यदि अल्फा एमिनो अम्ल में COOH समूह की अधिकता रही तो वह आपका अम्लीय होगा एमिनो अम्ल, और यदि NH2 समूह की अधिकता रही तो वह अल्फा एमिनो अम्ल क्षारीय होगा, और यदि COOH और NH2 समूह की संख्या बराबर रही तो वह कैसा होगा, उदासीन होगा। तो अम्लीय में COOH की संख्या अधिक होती है, क्षारीय में NH2 समूह की संख्या अधिक होती है, और उदासीन में NH2 समूह की संख्या और COOH समूह की संख्या क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर 20 में से कितने अम्लीय अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं, तो याद रखिएगा आपके मात्र 2 अल्फा एमिनो अम्ल अम्लीय होते हैं। इसके बाद 3 आपके क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और 15 आपके क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। मतलब कि ज्यादातर अल्फा एमिनो अम्ल आपके उदासीन होते हैं, वो भी कितने, 15। क्षारीय कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। वो 3 में कौन कौन आता है, लाइसीन आता है, आर्जिनिन आता है और हिस्टिडीन आता है। इसके बाद इसी प्रकार से अम्लीय में कौन आता है, तो अम्लीय में आपके मात्र 2 आते हैं, एस्पार्टिक अम्ल होता है और इसके बाद ग्लूटामिक अम्ल होता है। एस्पार्टिक अम्ल होता है और ग्लूटामिक अम्ल जो होता है यह आपका अम्लीय होता है। क्षारीय में कौन होता है, लाइसीन होता है, अर्जिनिन होता है और इसके बाद हिस्टिडीन होता है। जबकि उदासीन में ग्लाइसिन होता है, उसके बाद वैलिन होता है, एलानिन होता है, सिस्टीन होता है, इसके अतिरिक्त अन्य और भी होते हैं। तो इस आधार पे हम लोग ये देख लेते हैं उदाहरण भी, और साथ में जो आपके फिक्स होते हैं अम्लीय और क्षारीय के वो भी आपको बता देते हैं। तो अम्लीय कब होता है, जब क्या होता है, COOH समूह की संख्या अधिक होती है।
समूह की संख्या अधिक हो। और क्षारीय में क्या होगा, तो क्षारीय में होगा जब NH2 समूह की संख्या अधिक हो। और इसमें क्या होगा, जब NH2 समूह क्या होता है, COOH समूह के बराबर होता है, तब क्या हो जाता है, यह उदासीन हो जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी, इसी से आपका पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो आपका लिखा गया कि अम्लीय किसे कहेंगे, जिसमें COOH की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अल्फा एमिनो अम्ल में COOH की संख्या अधिक होती है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। इनमें मात्र आपके दो आते हैं, कौन कौन सा आता है, तो वह आपका आता है एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल जो होते हैं ये अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। और किस प्रकृति के होते हैं, याद रखिएगा आपके, किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से एक और आता है क्या, ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल होता है, ये भी किस प्रकृति का होता है, तो याद रखना ये भी आपका किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन ये भी अल्फा एमिनो अम्ल ही होता है। और क्षारीय में कितने आते हैं, तो क्षारीय में आपके 3 आते हैं। पहला आपका कौन आ जाएगा, तो पहला आपका लाइसीन आएगा। लाइसीन, जो लाइसीन होता है यह आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। दूसरा होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो होता है यह क्षारीय होता है। और तीसरा होता है क्या, तो तीसरा होता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो होता है यह भी आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। इसी प्रकार से इसका देखा जाए तो इसका क्या होता है, इसका पहला हो जाएगा ग्लाइसिन, मान लीजिए। दूसरा हो जाएगा क्या, एलानीन। एलानीन। तीसरा हो जाएगा क्या, वैलिन। वैलिन के बाद चौथा यदि आप देखना चाहें तो इसमें आ जाएगा क्या, सिस्टीडीन। सिस्टीडीन। तो ये आपके बताए गए हैं। यदि अल्फा एमिनो अम्ल में COOH समूह की संख्या अधिक होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। कौन कौन आता है, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल आता है। इसी प्रकार से आपके अल्फा एमिनो अम्ल में क्षारीय भी होते हैं। क्षारीय किसके कारण होते हैं, जब NH2 समूह की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तो उसे हम क्षारीय कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर मात्र 3 आते हैं, लाइसीन आता है, अर्जिनिन आता है और क्या आता है, हिस्टिडीन आता है। लेकिन यदि वहीं पर आपके उदासीन आते हैं, उदासीन कब होते हैं, जब NH2 समूह की संख्या COOH समूह की संख्या के बराबर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। इनमें कितने आते हैं, इनमें कुल संख्या कितनी होती है, 15 होती है। 15 में से कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताए गए हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन और सिस्टीडीन। आपको ध्यान रखना है ग्लाइसिन और लाइसीन। ग्लाइसिन उदासीन होता है और लाइसीन आपका क्षारीय होता है। दोनों नाम याद रखिएगा, लाइसीन और ग्लाइसिन। इनके बगल में इनकी संख्या भी मेंशन कर देते हैं। अम्लीय जो होते हैं वो आपके मात्र 2 होते हैं, क्षारीय जो होते हैं वो आपके मात्र 3 होते हैं और उदासीन जो होते हैं वो आपके मात्र 15 होते हैं। अगर आप जोड़ ले 15 3 18 तो 20, पूरी इनकी जानकारी आपको अल्फा एमिनो अम्ल के बारे में 20 होते हैं, उनके बारे में आपको क्या किया गया, दिया गया है। तो ये सारी चीजें पहले देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा एमिनो अम्ल के प्रकार। तो आइए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के प्रकार को देख लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले क्या, अल्फा एमिनो अम्ल के प्रकार। तो अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। अर्थात कौन कौन सा, एक होता आवश्यक एमिनो अम्ल, दूसरा होता अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक किसे कहते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। और जरूरत किसकी पड़ती है, जो हमारे अंदर नहीं पाया जाता।
अर्थात 20 अमीनो अम्ल में से 10 ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है, और जिनका निर्माण हमारा शरीर करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक का मतलब इन 10 अमीनो अम्ल की जरूरत हमारे शरीर को नहीं पड़ती, लेकिन 10 ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता। अब जिन 10 अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, उन 10 अमीनो अम्ल के पूर्ति के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, भोज्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है। उस भोज्य पदार्थ से उन 10 अमीनो अम्ल की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। यदि भोज्य पदार्थ में किसी एक अल्फा अमीनो अम्ल की कमी हुई तो उससे क्वार्सियोर नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। लेकिन यदि किसी एक भी अल्फा एमिनो अम्ल की कमी होती है तो उससे क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। तो सबसे पहली चीज आती है अल्फा एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रश्न देखते हैं, फिर जवाब देखते हैं। क्या प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका कि अल्फा एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। समझाइए मतलब उनके प्रकार को भी स्पष्ट करिए। तो उत्तर होगा आपका क्या, तो उत्तर हो जाएगा कि अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल दो प्रकार के क्या होंगे, होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका होगा अनावश्यक, अनावश्यक या अनिवार्य, अनिवार्य एमिनो अम्ल, अनिवार्य एमिनो अम्ल। तो वह एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है उसे अनिवार्य या अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। तो वही चीज आपका यहां पे लिखा जाएगा, वे एमिनो अम्ल, वे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण, हमारा शरीर कर लेता है, उसे अनावश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं। अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं जिनकी संख्या 10 होती है। तो अनिवार्य एमिनो अम्ल जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, आपके 10 होती है। फिर आपका क्या आता है, आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल, आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल। अब अनिवार्य एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, वे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है और तथा जो हमें भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं उन्हें हम आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 10 होती है, क्योंकि प्रकृति में 20 पाए जाते हैं। 10 हमारा शरीर कर लेता है, 10 हमारा शरीर नहीं कर पाता। वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। तो आइए वो भी देख लेते हैं। वे एमिनो अम्ल, वे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है
तथा जो हमें भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं उसे आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं। इनकी भी संख्या 10 होती है। इनकी भी संख्या 10 होती है। और सबसे जरूरी बिंदु क्या होगा, वो होने वाला है कि किसी भी एक एमिनो अम्ल की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा भोज्य पदार्थ में किसी भी एक अल्फा एमिनो अम्ल की कमी होती है तो क्वासियोकोर नामक रोग होता है। तो आपको वो भी मिल गया कि यदि शरीर में किसी भी अल्फा एमिनो अम्ल की कमी होती है तो उससे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। लेकिन यदि अगर भोज्य पदार्थ में किसी भी अल्फा एमिनो अम्ल की कमी होती है तो उससे हमारे शरीर में क्वार्सियोकोर नामक रोग होता है। और ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि अनिवार्य और अनिवार्य आपके एमिनो अम्ल को समझाइए। उसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी कहा जाता है। तो आपके जो अनिवार्य होते हैं, अनावश्यक होते हैं, उन्हें नॉन इसेंशियल एमिनो अम्ल कहते हैं। और जो आपके आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसेंशियल कहते हैं। तो इस नाम से भी पूछेगा, इसलिए याद रखिएगा कि आवश्यक से ही इसेंशियल याद रखिएगा। आवश्यक पूछा जाए चाहे इसेंशियल पूछा जाए, बात एक होगा। अनिवार्य अनावश्यक और नॉन इसेंशियल पूछा जाए, इन दोनों का मतलब एक होता है। इतनी चीजें देख लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या, पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। आइए हम लोग अगली चीज देख लेते हैं। और अगली चीज क्या देखने वाले हैं, आपका पेप्टाइड बंध, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पेप्टाइड बंध क्या होता है। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स देखेंगे। आज का टॉपिक जितना मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें आपके इसी एपिसोड में कवर हो रहे हैं, तो सारी चीजें आप देख लें धैर्य से। सबसे पहले आपका क्या होता है, तो दो चीजें, एक आपका क्या होता है, तो वह होता है पेप्टाइड्स बंध। पेप्टाइड्स बंध व पेप्टाइड्स, इनमें दो चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं। एक पेप्टाइड्स बंध किसे कहते हैं, दूसरा क्या पढ़ेंगे, पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स बंध किसे कहते हैं, प्रोटीन में CONH समूह पाया जाता है जिसे पेप्टाइड्स बंध या एमाइड बंध कहते हैं। और इस अणु को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं। क्या, प्रोटीन में CONH बंध पाया जाता है, उसी को पेप्टाइड्स बंध या आप क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं। ये बनता कैसे है, एक अणु का NH2 सिरा
और दूसरे अणु का COOH सिरा जैसे ही संपर्क में आता है क्या कर देता है, CONH बंध का निर्माण कर देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स बंध कहते हैं। तो आइए वो देख लेते हैं। क्या प्रोटीन में पाए जाने वाले क्या CONH बंध को पेप्टाइड्स बंध या एमाइड्स बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स बंध कहते हैं या फिर एमाइड्स बंध कहते हैं। बनता कैसे है तो वो चीजें आप देख लेंगे। उनके लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, NH2CHR COOH लिखते हैं, फिर यहां पर आप क्या करते हैं, NHCHR और क्या कर देते हैं, COOH कर देते हैं। और इनकी क्रिया जैसे ही करेंगे यहां से क्या निकलेगा, आपका OH निकलेगा पूरा, यहां से पूरा OH निकलेगा और यहां से H लेके H2O के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बचे हुए समूह को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C द्विबंध O और यहां से क्या बचा, NH बचा और फिर क्या बच गया, CHR और ये क्या हो गया, COOH हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पेप्टाइड्स बंध कहते हैं, या तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइड्स बंध कहते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक क्या होगा, वह है प्रोटीन। तो प्रोटीन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन में आपको इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।